हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन शिक्षा, अर्थात हम मुगल कालीन शिक्षा के बारे में समझेंगे। समझना दोस्तों, अगर आपको अतीत को समझना है, अर्थात जो समय बीत चुका है, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्य काल हो, और चाहे 50 साल का 100 साल का इतिहास हो, अर्थात अतीत का अर्थ है चाहे वो थोड़ा बीता हुआ समय है, ठीक है ना। अगर आपको उसको समझना है तो सबसे पहले आपको वर्तमान को समझना पड़ेगा। जब हम मुगल कालीन शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप इन दोनों को समझेंगे तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमें पता है कि शिक्षा किस तरीके से दी जाती है। समझना दोस्तों, जो मुस्लिम गांव होते हैं वहां पर आज भी मस्जिद में शिक्षा दी जाती है। समझना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे मुगल काल में था, वर्तमान में भी बिल्कुल वो ही पद्धति है मुस्लिम गांवों में, ठीक है ना। समझना, जैसे मस्जिद होती है, मस्जिद में वर्तमान में भी शिक्षा दी जाती है। जो मस्जिद का जो मौलाना होता है वे दोस्तों सुबह और शाम दो समय बच्चों को पढ़ाता है, और जो बच्चे होते हैं 4-5 साल के बच्चे मस्जिद में जाना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत से पहले भी प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के बाद मस्जिद में, जिसे मकतब कहा जाता है, उसमें जाना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब है जो प्रारंभिक जो शिक्षा दी जाती है वो मस्जिद के अंदर ही दी जाती है, और प्रारंभिक शिक्षा को कहते हैं मकतब कहते हैं। इसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो छात्र होते हैं वे मदरसे में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? मदरसे में चले जाते हैं, और मदरसे में जो शिक्षा दी जाती थी वे उच्च शिक्षा दी जाती थी। और वर्तमान में भी मस्जिद में पढ़ने के बाद जो छात्र होते हैं वो मदरसे में जाते हैं। किस में जाते हैं? मदरसे में जाते हैं, उसे कहते हैं उच्च शिक्षा कहते हैं। अब दूसरी बात समझना आप, ये आरपीएससी में पूछा गया था प्रश्न, और अक्सर बहुत से इसे गलत करके आए थे। प्रश्न क्या था? प्रारंभिक शिक्षा लड़के और लड़की की एक साथ होती थी या नहीं। तो समझना दोस्तों, जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, जो मस्जिद में जो शिक्षा होती है, उसमें लड़का और लड़की दोनों जाते हैं पढ़ने, दोनों साथ पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय उम्र भी बहुत कम होती है, 8-10 साल तक की उम्र होती है। लास्ट 8-10-12 साल तक पढ़ते हैं मस्जिद में, उसके बाद मदरसे की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों लड़का और लड़की दोनों एक साथ पढ़ते हैं प्रारंभिक शिक्षा में, अर्थात मकतब में। उसके बाद आता है स्थान दूसरा मदरसे का, और मदरसे में दोस्तों जो पढ़ते हैं वो लड़के पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? लड़के पढ़ते हैं। और आजकल तो वर्तमान में तो लड़कियों के लिए भी अलग अलग मदरसे बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम मुगल काल की बात करें तो लड़कियों के लिए मदरसे की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम समझेंगे। अगर हम हिंदू शिक्षा की बात करें तो 5 वर्ष की अवस्था में शिक्षा में प्रवेश ले लेते थे। प्रारंभिक शिक्षा पाठशाला में होती थी, और उच्च शिक्षा होती थी वह विद्यापीठ में होती थी। तो दोस्तों आज हम इसी शिक्षा के बारे में समझेंगे विस्तार से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें राजकीय भाषा की बात करें। राजकीय भाषा दोस्तों मुगल काल में जो राजकीय जो भाषा थी वो थी फारसी थी। क्या थी दोस्तों? फारसी थी राजकीय भाषा। ये आप याद रखना, राजकीय भाषा जो थी फारसी थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें प्राथमिक शिक्षा, और नंबर दूसरा है उच्च शिक्षा। जो दोस्तों प्राथमिक जो शिक्षा होती थी ये मकतब में दी जाती थी, मकतब में।
या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं यह है मस्जिद में दी जाती थी। मस्जिद में जो मौलाना नमाज पढ़ाने का काम करते हैं वो ही प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों देते हैं मस्जिद में, जिसे मकतब कहते हैं, ठीक है ना। और अब समझना इस प्राथमिक जो शिक्षा है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। लेकिन एक बात आप ये भी समझना, अगर 4 वर्ष का है तो भी जा सकता है, लेकिन ये एक थोड़ा ये उम्र एक कर रखी थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस मकतब में लड़का और लड़की, लड़का और लड़की दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। अर्थात जो दोस्तों मकतब है, इस मकतब में लड़का और लड़की दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे मकतब में, प्राथमिक शिक्षा में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के बाद आ जाती है उच्च शिक्षा। ये जो दी जाती है ये मदरसा में दी जाती है। किस में दी जाती है? मदरसा में दी जाती है, ठीक है। ये दी जाती है मदरसे में दी जाती है। आप समझना उस समय दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुगल काल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मुगल काल की बात कर रहे हैं। तो उस समय लड़कियों के लिए अलग मदरसे की व्यवस्था नहीं थी। जो उच्च कुल की लड़की थी या जो शाही परिवार की लड़की थी उनके लिए दोस्तों घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। आज भी समझना, जो शहरों में जो मुसलमान रहते हैं, जो शाही परिवार के हैं, तो जो अच्छे अमीर हैं या हम कहें जो अच्छे अमीर हैं, उनकी बात करें तो दोस्तों मौलाने आज भी बहुत से मौलाने घर पर पढ़ाने के लिए आते हैं, शिक्षा देने आते हैं। तो वही व्यवस्था थी दोस्तों उस समय भी थी। जो अमीर जो लोग होते थे, जो गुरु होते थे, वो मौलाना होते थे, वो घर पर ही पढ़ाने के लिए आ जाते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों जो ये मदरसा होता था, ये मदरसा लड़कों के लिए होता था। लड़कों को शिक्षा दी जाती थी। अब आप एक बात समझना, बहुत सी चीजें रखने की नहीं होती है, समझने की होती है, ठीक है ना। जो ये मकतब है, मकतब में 4 साल से आप 10-11 साल तक मान लें लास्ट, ठीक है ना। 10-11 साल तक मान लें लास्ट, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहां पर 11-12 वर्ष से 20-25 वर्ष तक भी रहते हैं। 11-12 वर्ष से 20-25 वर्ष तक भी रहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, लड़का और लड़की ये दोनों समझदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों समझदार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो मदरसा है इसमें केवल लड़कों की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? लड़कों की शिक्षा दी जाती थी मदरसे में केवल, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा हो गई, ठीक है ना। अब बात करें कि जो शिक्षा थी वो कैसी दी जाती थी? धार्मिक थी, ठीक है ना, तर्क विज्ञान की थी या साहित्य की थी? तो समझना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता था वे धार्मिक शिक्षा पर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों तर्क और विज्ञान और साहित्य की शिक्षा भी दी जाती थी। अगर कोई साहित्य की शिक्षा लेता था उसे जो उपाधि जो दी जाती थी वे काबिल की दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? काबिल की दी जाती थी। अगर कोई धार्मिक शिक्षा प्राप्त करता था उसे उपाधि आमिल की दी जाती थी। अगर कोई तर्क और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता था उसे उपाधि फाजिल की दी जाती थी। कहने का मतलब है जैसी जैसी कोई शिक्षा प्राप्त करता था उसको उपाधि भी उसी अनुसार दी जाती थी, ठीक है ना। तो समझते हैं हम, ये हो गई दोस्तों शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा मकतब में लड़का और लड़की दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के बाद शिक्षा में प्रवेश कर सकते हैं या मकतब में जा सकते हैं। आज भी जो मौलाना, जो मस्जिद के जो मौलाना होते हैं, बच्चों को नमाज पढ़ाने के बाद, जब नमाज पढ़ा देते हैं मस्जिद में, उसके बाद सुबह दोस्तों बच्चे पढ़ने जाते हैं। उसके बाद फिर एक असर की अजान लगती है, उसके बाद बच्चे पढ़ने जाते हैं। जुहर की अजान के बाद, असर से पहले, ठीक है ना, तो नमाज पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है शाम को और सुबह दोनों टाइम
शिक्षा दी जाती थी और वर्तमान में भी ये प्रारूप चला आ रहा है, ठीक है ना। एक तो दिन में 3 बजे 3-3:30 बजे के बाद पढ़ने जाते हैं बच्चे, एक सुबह चले जाते हैं 6, 6:15, 6:30 बजे, ठीक है ना। अब दोस्तों हम उपाधियों की बात करें, राजकीय भाषा थी फारसी, ठीक है ना। अब हम उपाधियों की बात करें, उपाधि कौन कौन सी थी। अगर दोस्तों शिक्षा और उपाधि, शिक्षा और उपाधि, अगर हम बात करें तर्क विज्ञान, अगर हम तर्क विज्ञान की बात करें, इसमें उपाधि फाजिल की दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? फाजिल की दी जाती थी। अगर हम बात करें कुरान, धार्मिक शिक्षा की बात करें, धार्मिक शिक्षा की बात करें, इसमें उपाधि आमिल की दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? आमिल की दी जाती थी। और आज भी जो कुरान जो हाफिज होता है उसे आमिल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नंबर तीसरा, अगर शिक्षा साहित्य की दी जाती थी तो उसे दोस्तों काबिल की उपाधि दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? काबिल की उपाधि दी जाती थी। ये उपाधि थी दोस्तों, अलग अपने अपने क्षेत्र में जो उपाधि दी जाती थी ये उपाधि थी, ठीक है ना। जिसमें दोस्तों तर्क विज्ञान वाला फाजिल, कुरान धार्मिक शिक्षा आमिल और साहित्य शिक्षा वाला काबिल कहलाते थे। कहने का मतलब है जैसी जो शिक्षा प्राप्त करता था उसे वैसी उपाधि दी जाती थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम मुगल शासकों की बात करें, मुगल शासकों ने क्या क्या प्रयास किए शिक्षा में, कौन कौन से मदरसों की स्थापना की, कौन कौन से शिक्षा के गढ़ थे, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। दोस्तों हम बाबर की बात करें, बाबर खुद भी एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी भी लिखी थी और साहित्य में बाबर रुचि भी रखते थे। लेकिन दोस्तों बाबर को आपको मालूम है कि बाबर को भारत में ज्यादा समय नहीं मिला था। 1526 से 1530 तक का समय मिला था, ज्यादा समय नहीं मिला। लेकिन फिर भी बाबर ने दिल्ली में मदरसा की स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें हुमायूं की हम बात करें। दोस्तों हुमायूं को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और हुमायूं जब कहीं भी जाते थे तो अपने साथ किताबें रखते थे, एक चलते फिरती लाइब्रेरी की तरह थे। और हुमायूं का जो अंतिम समय था वो भी दोस्तों पढ़ते हुए ही गुजरा था, क्योंकि जब अजान लग गई थी, दीन पन्हा की सीढ़ियों से जब उतर रहे थे, पुस्तकालय थी दीन पन्हा, वहां से जब उतर रहे थे तो दोस्तों सीढ़ियों से फिसलने के कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हुमायूं भी शिक्षा में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे और हुमायूं ने भी दिल्ली में मदरसा की स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है अकबर, आता है कौन? आता है अकबर। अब दोस्तों ये बाबर और हुमायूं का जो समय है एक साधारण समय की तरह रहता है, ज्यादा कुछ इतना कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी स्थापना कर देते हैं मदरसों की। लेकिन शिक्षा में दोनों रुचि रखते थे, ठीक है ना, शिक्षा में दोनों रुचि रखते थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अकबर की हम बात करें, अकबर के समय दोस्तों माहम अनगाने दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में मदरसा ए बेगम खोला, बेगम की स्थापना की। मदरसा ए बेगम किसने की थी दोस्तों? मदरसा ए बेगम की स्थापना जो की थी माहम अनगा ने की थी। वही माहम अनगा जो अकबर की धाई मां थी। कौन? जो अकबर की धाई मां थी। और वही माहम अनगा
जिसके समय दोस्तों पेटीकोट सरकार चलती है 1560 से 62 तक, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अकबर की बात करें, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मदरसा खोला था। क्या खोला था? मदरसा खोला था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है दोस्तों। और आगे समझना, अकबर के समय अब्बुल फजल ने मदरसा फतेहपुर सीकरी में खोला था। फतेहपुर सीकरी में खोला था। अर्थात दोस्तों जो अब्बुल फजल ने भी मदरसा खोला था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। अगर हम फैजी की बात करें तो इसके पास निजी पुस्तकालय था। क्या था दोस्तों? निजी पुस्तकालय था फैजी के पास, ठीक है ना। फैजी भी एक शिक्षा से एक बहुत अच्छे संबंधित थे, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम अकबर की बात करें, अकबर ने आगरा में पुस्तकालय भी खोला था अकबर ने आगरा में, ठीक है ना। तो दोस्तों अकबर ने शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया था और अकबर ने धार्मिक शिक्षा के अलावा धार्मिक शिक्षा, गणित की शिक्षा, तर्कशास्त्र की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा और नीति शास्त्र की शिक्षा, इन पर अकबर ने बल दिया था। धर्म की शिक्षा के अलावा गणित की शिक्षा पर भी अकबर ने बल दिया था, तर्कशास्त्र पर बल दिया था, विज्ञान पर भी और नीति शास्त्र पर भी अकबर ने बहुत ज्यादा बल दिया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अकबर के बाद हम बात करें जहांगीर की, हम बात करें किसकी बात करते हैं? जहांगीर की हम बात करें तो दोस्तों जहांगीर ने भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया था। जहांगीर ने भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया और जहांगीर ने तो यह भी घोषणा कर दी थी, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका कोई वारिस नहीं है, अर्थात उसका कोई परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो उसकी सारी संपत्ति को मदरसों को दान दे देना चाहिए। किसको दान दे देना चाहिए? मदरसे को दान दे देना चाहिए। ये घोषणा जो की थी वो जहांगीर ने की थी, ठीक है ना। वारिस ना होने पर मदरसे को संपत्ति दान कर देना, ठीक है ना। मदरसे को संपत्ति दान कर देना। अगर कोई वारिस नहीं है तो जो संपत्ति है उसको किसको दान कर देना चाहिए? मदरसे को दान कर देना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें शाहजहां की, शाहजहां ने भी दोस्तों शिक्षा पर काफी बल दिया। ठीक है ना। इन्होंने भी दोस्तों दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की थी। किसकी मदरसे स्थापना की थी? दिल्ली में मदरसे की स्थापना की थी, मदरसा की स्थापना की थी दिल्ली में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है औरंगजेब औरंगजेब के शासनकाल में जेबू निस्सा ये औरंगजेब की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? औरंगजेब की पुत्री थी जेबू निस्सा ने भी दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की थी। अब यहां पर सोचने की बात यह भी है, जो शाही परिवार की जो शहजादी हैं वो भी शिक्षा में भाग ले रही हैं, वो भी मदरसा खोल रही हैं, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है शिक्षा को तो ये भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जैसे वर्तमान में एक बात आप याद रखना, जैसे वर्तमान में शिक्षा का विभाग होता है
मुगल काल में शिक्षा विभाग नहीं था, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। मुगल काल में जो था वो शिक्षा विभाग नहीं था, ठीक है ना। जेबुन्निसा की हम बात करते हैं, बैतुल उलूम मदरसे की स्थापना की थी। बैतुल उलूम मदरसे की स्थापना की थी। कौन से की थी? बैतुल उलूम मदरसे की स्थापना की थी दिल्ली में, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों मुगल काल में जो शिक्षा है उससे संबंधित हो गए हैं, ठीक है ना। अब आप एक बात समझना, जो ये मौलाना होते हैं, मौलाना और मदरसा, मौलाना और ये मदरसा दो चीजें हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो मौलाना हैं और जो ये मदरसे हैं, अब इनके पास जो इनकी आय है वो आय क्या है, ठीक है ना। समझना, जो शद्र होता है, जिसे शद्र उस सुदूर कहते हैं, शद्र उस सुदूर, ठीक है ना। दोस्तों जो ये शद्र सुदूर होते थे, जो धार्मिक नेता होते थे, ये मदरसों के लिए, मौलानाओं के लिए संपत्ति दान करते थे, जागीर देते। अगर कोई अच्छा मौलाना होता था उसको कुछ जमीन दे देते थे, या कोई अच्छा मदरसा होता था उसके कुछ जो गांव होते हैं, कुछ गांव की आय उसके नाम कर देते थे। ऐसे करते थे। कौन देने का काम करता था? शद्र उस सुदूर। कौन देने का काम करता था? शद्र उस सुदूर, ठीक है ना। अब हम बात करें कि मुगल काल में जो शिक्षा के जो केंद्र थे वो कहां कहां पर थे। मुगल काल में शिक्षा के केंद्र, ठीक है ना। मुगल काल में शिक्षा के केंद्र, अर्थात कौन कौन से केंद्र? नंबर 1 दोस्तों आगरा शिक्षा का केंद्र था, और इस आगरा में मदरसे भी ज्यादा थे शुरुआत में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो शहजादे थे उन्होंने भी यहां पर मदरसों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। आगरा, फतेहपुर सीकरी, अगला है दिल्ली, ठीक है ना। लाहौर, दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया। अगला है दोस्तों कश्मीर, ग्वालियर, लखनऊ। तो दोस्तों ये जो सारे थे ये शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन शुरुआत में जो सबसे ज्यादा जो मदरसे थे वो आगरा के अंदर थे, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में दिल्ली ने भी इसका स्थान ले लिया था। ये है मुस्लिम शिक्षा के केंद्र। किसके हैं दोस्तों? मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा के केंद्र हैं ये, ठीक है ना। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र, ठीक है ना। शिक्षा के केंद्र, मुस्लिम शिक्षा के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों हमें हिंदू शिक्षा के बारे में भी जानना है। कौन कौन से केंद्र थे, कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती थी, ठीक है ना। अब हम बात करें दोस्तों हिंदू शिक्षा की, हम बात करें हिंदू शिक्षा 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष में शिक्षा में प्रवेश ले लेते थे। प्रवेश कितने में? 5 वर्ष में, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा कहां पर होती थी? पाठशाला में होती थी। कहां पर? पाठशाला में, ठीक है ना। अभी जो ये पाठशाला है इसमें प्राथमिक शिक्षा में तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो बच्चे होते हैं इतनी समझ होती नहीं है, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों भाग ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो कम भाग ले रही हैं। लड़कियों के लिए अक्सर घरों पर ज्यादा व्यवस्था कर रखी थी, ठीक है ना। लेकिन पाठशाला में भी लड़कियां भाग लेती हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है उच्च शिक्षा, आता है उच्च शिक्षा। जो उच्च शिक्षा दी जाती है यह विद्यापीठ में दी जाती है। किस में दी जाती है? विद्यापीठ में दी जाती है उच्च शिक्षा, ठीक है ना। अब समझना इस उच्च शिक्षा में क्या क्या होता था। उच्च शिक्षा में धार्मिक शिक्षा, ठीक है ना, तर्क शास्त्र, इसके बाद हम बात करें विज्ञान वाली शिक्षा भी दी जाती थी, गणित वाली शिक्षा भी दी जाती थी, ठीक है ना।
नीति शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी, नीति शास्त्र की भी दी जाती थी, ये शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। इसमें दोस्तों विज्ञान और गणित ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें केंद्रों की बात करें, बनारस शिक्षा का मुख्य केंद्र था। कौन सा? बनारस, हिंदू शिक्षा का, ठीक है ना। हम हिंदू शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों काशी, ये भी एक मुख्य केंद्र था। इसके बाद दोस्तों मथुरा भी एक मुख्य केंद्र था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों श्रीनगर की हम बात करें, श्रीनगर भी एक मुख्य केंद्र था। इसके बाद दोस्तों नदिया की हम बात करें, बंगाल, ये भी एक मुख्य केंद्र था। गुजरात में भी दोस्तों मुख्य केंद्र थे। ये हिंदू शिक्षा के केंद्र थे। क्या थे दोस्तों? हिंदू शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है ना। अब एक बात आप समझना, जो ये हिंदू बच्चे थे, यहां पर एक समानता आप देखना, मुस्लिम और हिंदू, ठीक है ना। दोस्तों जो ये हिंदू थे, ये भी मकतब में पढ़ने जाते थे। किसमें? मकतब में। आज भी दोस्तों बहुत सी जगह जहां पर हिंदुओं के एक दो घर होते हैं जिस गांव में, और जहां पर मस्जिद होती है दोस्तों, बहुत से जो छात्र होते हैं मस्जिद में भी पढ़ने जाते हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हिंदू है या मुस्लिम है, कोई मतलब नहीं है भाई, छात्र है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें बिना भेदभाव किए शिक्षा दी जाती है। तो हिंदू बच्चे मकतब में भी शिक्षा प्राप्त करते थे। किसमें प्राप्त करते थे? मकतब में भी शिक्षा प्राप्त करते थे। और अगर हम मुस्लिम बच्चों की बात करें, ये दोस्तों मुस्लिम बच्चे पाठशाला में संस्कृत की शिक्षा भी प्राप्त करते थे। किसमें? पाठशाला में संस्कृत की शिक्षा भी प्राप्त करते थे। आज भी दोस्तों जिस गांव में मुस्लिमों को एक दो घर होते हैं, और अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी दोस्तों थर्ड लैंग्वेज में अगर संस्कृत चलती है तो वो छात्र संस्कृत ही लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उर्दू, ऐसा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई भेदभाव वाला कोई सिस्टम नहीं था। शिक्षा है, जहां मिले वहां ले लो आप। ऐसा कोई भी नहीं है कि मुस्लिम है वो मदरसे में लेगा, हिंदू है वो पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करेगा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। और एक बात और थी, जो गुरु थे, गुरु को सम्मानित भी किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था? जो हिंदू पाठशाला थी, बहुत से जो अमीर जो लोग होते थे, अमीर लोग पाठशाला के लिए जगह दान देते, कुछ रुपए भी दान करते थे। आज भी दोस्तों शिक्षा के लिए बड़े बड़े एनजीओ चल रहे हैं, दान करते हैं, बड़े बड़े लोग दान करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी जमीन दान कर देते हैं, अपने मकान दान कर देते हैं, भाई यहाँ पर आप स्कूल खोलिए, ठीक है ना। तो अमीर लोग ऐसे दान कर देते थे। और जो अच्छे शिक्षक होते थे, अमीर लोग उनके लिए रुपए भी दे देते थे, ऐसे भी करते थे, ठीक है ना। तो और पहले जो किसान लोग थे, गेहूं दे देते थे, ठीक है ना। आज भी जो गांव में जो मौलाना होता है, उसके लिए साल में गेहूं देते हैं, 4 मन, 5 मन, 2 मन, जैसा भी होता है उस तरीके से ऐसे शिक्षा दी जाती थी मुगल काल में दोस्तों। और समझना, फारसी राजकीय भाषा थी। फारसी क्या थी? राजकीय भाषा थी। फारसी थी वो राजकीय भाषा थी, फारसी में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन एक कमी थी, शिक्षा विभाग नहीं था। शिक्षा विभाग, मुगल काल में शिक्षा विभाग नहीं था। अर्थात शिक्षा विभाग की व्यवस्था मुगल काल में नहीं थी, जैसे वर्तमान काल में शिक्षा विभाग की होती है, जो शिक्षा की जो देख रेख करता है। जो सद्र होता था, सद्र सुदूर होता था, वे जरूर इसकी देखभाल करता था, मदरसों के लिए कुछ दान देता था, मौलानाओं को भी कुछ दान देता था, ठीक है ना। वो जरूर इनकी व्यवस्था करता था। तो दोस्तों ये थी मुगल कालीन की शिक्षा व्यवस्था। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।